हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया वो है BHIC, जो आपकी बुक है 131, जो कोड है बुक का। और बुक का नाम है वो भारत का प्राचीन इतिहास, जो है भारत का इतिहास प्राचीन काल से। इसका जो चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर है वो है इकाई फर्स्ट, प्राचीन भारत इतिहास के मुख्य स्रोत। अब प्राचीन भारतीय के मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा सिक्के, अभिलेख, इमारत, ये सारे आपने साहित्य पढ़ रखे हैं। मगर इसमें सबसे मेन है कि दो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और जो आपका साहित्य होता है उसको बोलते हैं लिटरेरी एविडेंस। तो ये दो एविडेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा जो आता है पुरातात्विक आता है, और दोनों कभी कभी मिक्स होकर क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं कि इनके दो साहित्य कौन से हैं जिसके जरिए एक तरीके से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला जो है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस जो है उनमें क्या होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों का साक्ष्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यदि हम इनकी बात करें तो ये पूरे प्राचीन इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इससे सबसे मेन जो है प्राचीन जानकारी हमें बहुत आसानी से मिलती है। इसमें सबसे मेन जो है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में उपलब्ध नहीं थे। पहले यदि हम बात करें प्राचीन साहित्य की, तो उसमें प्राचीन में क्या था, एक तरीके से कोई भी प्राचीन के इतिहास की जानकारी का मुख्य कोई सोर्स नहीं था। तो प्राकृतिक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण होते थे जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती थी। तो पहला जो मैंने आपको बताया, दोबारा बताता हूँ, पुरातात्विक साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में पुरातात्विक जो आपके साक्ष्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। और इसमें सेकंड जो बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐतिहासिक ग्रंथ जो ऐसे नहीं थे जो इसके बारे में जानकारी दे सके। नेक्स्ट उसमें है पुरातात्विक साक्ष्यों में हम उत्खनन, अभिलेख, सिक्के और आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसमें पुरातात्विक के बारे में आपको बताया क्या क्या पढ़ते हैं, उत्खनन, अभिलेख, सिक्के, और इसके बाद आप स्मारक भी लिख सकते हैं। स्मारक मतलब भवने हो गए, मूर्तियां हो गई, उनके बारे में आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन है उत्खनन एवं सर्वेक्षण। उत्खनन मतलब किस प्रकार उत्खनन किया जाता था, क्या क्या चीज मिली है जिससे एक तरीके से जानकारी हमें मिलती है। तो उत्खनन में है पाषाण काल के इतिहास का ज्ञान हमें इन्हीं साक्ष्यों के द्वारा मिलता है। तो सबसे पहले यदि आप स्टार्टिंग करेंगे पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उत्खनन वाले को, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत माना जाता है, और इसमें पाषाण काल के इतिहास का ज्ञान हमें इन्हीं साक्ष्यों के द्वारा मिलता है। इसी से प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में विभिन्न पहलुओं का वर्णन एक तरीके से के बारे में हमें पता चलता है। तो उत्खनन के बारे में मैंने आपको बताया, पाषाण काल में इतिहास का ज्ञान हमें इन्हीं साक्ष्यों के द्वारा मिलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या होता है, इसी से प्राचीन भारतीय साक्ष्यों से के काल में विभिन्न पहलुओं के बारे में पता चलता था। नेक्स्ट इसमें है कि उत्खनन के द्वारा हमें जैसे कि कोई भी इस्तेमाल की गई थी जो चीजें होती थी उनके बारे में पता चलता है कि पहले के राजा महाराजा या लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। और ये किससे पता चलता है, उत्खनन के द्वारा पता चलता है। उत्खनन होता है मतलब खुदाई के दौरान जो भी आपको चीज प्राप्त हुई है, उत्खनन हुआ है, उनके जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे हमें एक तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट उसमें मैंने आपको बताया वो है अभिलेख। अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत महत्व रहा है कि सबसे मेन अभिलेख जो होते थे एक तरीके के बारे में हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है, और इससे हमें एक तरीके राजाओं के बारे में और प्रजाओं के बारे में, लोगों के बारे में, आदि के बारे में पता चलता है कि पहले के राजा शासन किस प्रकार करते थे। तो अभिलेख जो एविडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत महत्व रहा है, जो कि धातु व पत्थर पर उत्कृत है। आज का जो हम देखते हैं वो किस पर उत्कृत है, मतलब किस पर लिखे गए हैं, एक तरीके से धातु व पत्थर पर लिखे गए हैं। इनमें इसलिए विश्वास किया जाता है क्योंकि इनमें कोई भी छल एक तरीके से नहीं किया जाता, और इसलिए विश्वसनीय साक्ष्यों के रूप में बिना हिचकिचाहट का इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अभिलेख जो मैंने आपको बताया उसमें बताया प्राचीन भारतीय इतिहास में एक तरीके महत्वपूर्ण स्रोत रहा अभिलेख, और ये पत्थर और एक तरीके धातु पे उत्कृत मिले हैं। उत्कृत बताता है कि एक तरीके लिखे हुए मिले हैं। नेक्स्ट है इनमें इसलिए विश्वास किया जाता है क्योंकि इसमें छल एक तरीके से नहीं किया जाता है, और उसको विश्वसनीय के तरीके से इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। विश्वसनीय विश्वास के रूप में इसका प्रयोग अधिक किया जाता था। नेक्स्ट वो है अशोक के अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, और उसके बाद भी जो भी अभिलेख आया वो बहुत महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान का जो है रफ्तार अभिलेख आप एक तरीके एग्जांपल देकर लिख सकते हैं कि रफ्तार जो अभिलेख था वो भी एक तरीके से जानकारी का मुख्य स्रोत था प्राचीन इतिहास के। तो ये मैंने आपको दो बताया, पहला बताया उत्खनन सर्वेक्षण,
और उत्खनन और अब दूसरा है अभिलेख। तो अभिलेख और उत्खनन को आप एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने एक तरीके से इसमें शॉर्ट तरीके से बताया था कि आप इनको और एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट इसमें है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और रहे, जो मैंने आपको बता दिया इसमें। नेक्स्ट है सिक्के। तो पहला पॉइंट आप डाल के लिखोगे उत्खनन व सर्वेक्षण, और दूसरा लिखोगे आप अभिलेख, तीसरा लिखोगे सिक्के। सिक्के क्या होते हैं, प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत के रूप में सिक्कों को भी देखा जाता है कि सिक्के से हमें कई भी जानकारी मिलती थी, और इनमें से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी भी मिलती है। अब तो कुछ काल के ऐसे थे जिनकी जानकारी भी सिक्कों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी तो मिलती है, और इसके अलावा हमें जिस काल के बारे में पता नहीं था उसकी जानकारी हमें सिक्कों से एक तरीके से प्राप्त हुई है। तो सिक्कों का काफी महत्वपूर्ण एक वर्णन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अशोक ने भी एक तरीके से सिक्कों पर एक तरीके सिक्कों का प्रचलन किया, और उसमें ब्राह्मण और खरोष्ट लिपि का अध्ययन किया। और सबसे पहले जो सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मारक। पुराने भवन और मूर्ति और ये जितने एविडेंस होते थे इनके बारे में भी हमें एक तरीके प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और ये महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं स्मारक भी। अब मैंने जैसे कि आपको ये तीनों चारों जो बताए हैं, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है प्राकृतिक शास्त्रों का वर्णन करें या साहित्य स्रोतों का वर्णन करें, तो आप प्राथमिक साहित्य का एक तरीके से जो पॉइंट है इनको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। कम से कम ये जो क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक बताया इनको 2-3 पेज में आप एक तरीके एक्सप्लेन करके कवर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है आपका साहित्य। वो साहित्य जो है वो है कि उसमें हम क्या पढ़ते हैं और किसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। साहित्य स्रोत जो है लिटरेरी जो एविडेंस जो है उसमें प्राचीन भारत में ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना के अभाव में साहित्य साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ा है। मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा है, साहित्य साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ा है। जैसा माना जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, मतलब समाज का क्या अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है जो कुछ होता है या घटित होता है वह साहित्य में अवश्य आता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साहित्य का जो स्रोत है, साहित्य स्रोत का प्रयोग क्यों किया गया है। भारतीय इतिहास के ग्रंथ की रचना के अभाव में हमें साहित्य स्रोतों का सहारा लेना पड़ा है, जो समाज का अभिन्न अंग माने जाते हैं या प्रतिबिंब माने जाते हैं। और जैसा माना जाता है साहित्य समाज का प्रतिबिंब, और जो कुछ होता है या घटित होता है वह साहित्य में जरूर आता है। नेक्स्ट धार्मिक साहित्य। प्राचीन भारतीय साहित्य में अधिकतर धार्मिक ग्रंथों को ही लिया जाता है। धार्मिक ग्रंथ जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इनको एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इनके बारे में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर थे। तो उनके जो महावीर थे वो 24वें धर्मगुरु थे। तो इनके बारे में पूरे जो जैन धर्म में जो भी कहावतें कही गई, उनके जो प्रवचन है उनके बारे में आप इनमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म के देवता जो थे बुद्ध थे, माता बुद्ध, और उनके बारे में आप लिख सकते हो, उनकी जीवनी का एक्सप्लेन कर सकते हो, और उन्होंने क्या क्या एक तरीके प्रवचन दिए उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वैदिक साहित्य। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में वैदिक साहित्य ही है, और तथा इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो सबसे मेरे भारत में प्राचीनतम ग्रंथों में वैदिक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है, और तथा इनमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन एक तरीके से प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट इसके अतिरिक्त इतिहास की दृष्टि से अर्थवेद का महत्व और सामवेद यजुर्वेद से अधिक है। यदि हम बात करें तो अर्थवेद का क्या है, महत्व ज्यादा है, किससे, सामवेद से और यजुर्वेद से। नेक्स्ट है ऋग्वेद से हमें आर्यों के प्रसार और आपसी संघर्षों, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इसके अलावा राज्य की संरचना, उसका स्वरूप, उसका प्रशासन के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया साहित्य जो है स्रोत जो है उसमें क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। प्राचीन ग्रंथों के अभाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और साहित्य समाज का अंग होते हैं, और ये जो भी घटित होता है, घटना घट रही है वो साहित्य में जरूर आती है। जिसमें मैंने आपको बताया धार्मिक साहित्य, जिसमें आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। धार्मिक साहित्य के आधार पर प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है कि पहले जो थे वो धार्मिक धर्म जो थे वो धर्मों को किस प्रकार महत्व दिया जाता था, उसके बारे में आप बात लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में बताया कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से वैदिक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, और अर्थवेद जो है वो सामवेद और यजुर्वेद से काफी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट उसके बाद ऋग्वेद हमें आर्य के प्रसार, आर्य जो भी आर्य जो थे उनके प्रसार के बारे में और आपसी संघर्षों, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में बताता है। बल्कि इसके अलावा वो एक तरीके से राज्य की संरचना, स्वरूप और प्रशासन संबंधी ज्ञान का भी प्राप्त कराता है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य। उसके बाद जो वैदिक साहित्य के बाद जाता है वो सूत्र साहित्य है, जिसमें वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य रखा जाता है, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कल्प सूत्र और ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्र जो होते हैं यज्ञ से संबंधित होते हैं और आपका ग्रह जो सूत्र होते हैं वो संस्कार, कर्म कांड और आदि संबंधित होते हैं। नेक्स्ट धर्म जो होते हैं वो धर्म से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित होते हैं। और महाकाव्य जो महाभारत और रामायण आते हैं। तो ये भी एक तरीके से साहित्य के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गई, तो महाभारत किसने लिखी, रामायण किसने लिखी, इसमें किसका एक्सप्लेन किया गया है। तो आप एक तरीके से इनको शॉर्ट तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है पुराण और बौद्ध और जैन धर्म के साहित्य। तो ये जो थे एक तरह जैन धर्म साहित्य जो है, आपने बौद्ध धर्म साहित्य ये 12th में पढ़ा होगा और इसको आप शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर आपको याद रखना है कि हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मुख्य स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत, जिसको मैंने आपको साहित्य स्रोत को बता दिया और उससे पहले मैंने आपको बताया पुरातात्विक साहित्य स्रोत क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।